हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद सिन। तो आज जिस बुक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो होगा कोबाल्ट ब्लू। एंड अगेन ये भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बुक है। इस बुक पे ही आधारित मूवी आई थी जिसका नाम भी था कोबाल्ट ब्लू ऑन नेटफ्लिक्स। और उस मूवी ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। एंड अगर मेरी माने तो ये बुक इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। और ये खुद में ही आर्ट है और सबको समझ नहीं आएगी। अगर हम ऐसे और दूसरे रिव्यूज़ देखें यूट्यूब पे भी तो उसमें 90% रिव्यूज़ नेगेटिव ही हैं। बट मेरे ख़यालात इस बुक को लेके थोड़े से अलग है और मैं वही डिस्कस करना चाहूँगी कि ये बुक मुझे किस वे में मैंने देखी और क्यों शायद से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, स्पेशली लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो को किस वे में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस बुक के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसकी मूवी के बारे में, उसके बाद हम बुक और मूवी में जो कंपैरिजन है वो करेंगे, डिफरेंसेस है उसे समझेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे टाइटल और थीम के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, जो सारे मियर कैरेक्टर्स हैं इसमें, जो कि बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट प्ले करते हैं इस बुक में और इन इवन मूवी में। उसके बाद हम आएंगे मेन कैरेक्टर्स पे, जो है तने द पेइंग गेस्ट एंड अनुजा। उसके बाद हम बात करेंगे द साइकोलॉजिकल पार्ट, क्योंकि इसका मेन पार्ट ही वही है। इट टॉक्स अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ दीज पीपल, दीज थ्री इंडिविजुअल्स। तो ये सारी चीज़ें शुरू करने से पहले मैं एक लाइन कोट करना चाहूँगी जो कि तने ने मूवी में कही है। एंड इट गोज, लव इज़ द हैबिट एंड्स, यू डाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बुक की। तो इसे लिखा था सचिन कुंदालकर ने। 2006 में ये पब्लिश हुई और इसकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो थी मराठी। 2013 में जेरे पिंटो ने इसे फिर से पब्लिश किया, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, और उसके बाद ये बुक काफ़ी ज़्यादा नज़रों में आई, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही। हम बात करें इनके अडेप्टेड मूवी कोबाल्ट ब्लू की, जो कि नेटफ्लिक्स में आई थी, तो हम ये देखते हैं कि इसे डायरेक्ट किया था अगेन सचिन कुलार ने, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इस बुक को मराठी में लिखा था तो ये सबके पास एक्सेस नहीं था, क्योंकि उस लैंग्वेज की समझ सबको नहीं है। और इस ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीज़ें खो गई होंगी, इसकी ब्यूटी कहीं ना कहीं खो गई होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट ना चाहते हुए भी मैनिपुलेट हो जाती हैं। तो जो सचिन ने अपनी नज़रों से हमें दिखाया है इस मूवी में, वो अगेन आई वुड से इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, जिसमें प्योर आर्ट मुझे दिखता है। मूवी में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे जो हमें समझनी होंगी, जो कि रिप्रेजेंट हो रही है कलर्स के थ्रू। क्योंकि अगर हम पेन गेस्ट की बात करें तो वो एक आर्टिस्ट है और वो अपनी सारी चीज़ें आर्ट के थ्रू, कलर्स के थ्रू प्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम तनय की बात करें तो वो भी एक आर्टिस्ट है, वो पोएट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, लिटरेचर में इंटरेस्ट है उसका, बहुत सारे राइटर्स को पढ़ता है, सुनता है, खुद भी लिखता है। तो ये सारी चीज़ें उनके उसके राइटिंग्स में, उसके जो कोटेशंस हैं और उसकी समझ में, जिन राइटर्स को, जिन पोइट्रीज़ को वो कोट करेगा, जिनके बारे में वो बात करेगा, उसमें भी ये काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती है जो हमें समझनी होंगी। तो इट्स प्योर आर्ट, अगर मुझे पूछे तो ये बुक प्योर आर्ट है, ये मूवी प्योर आर्ट है। मराठी सिनेमा में भी इनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो मूवी जैसे कि अया और पृथ्वीराज में इन्होंने डायरेक्ट भी किया है और इन्हें 2 नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं इनकी डायरेक्शन के लिए। एक और अमेजिंग बात जो मुझे कोबाल्ट ब्लू के बारे में पता चली इस मूवी के बारे में, वो ये है कि इस पूरी मूवी को आईफोन पे शूट किया गया है। इसमें कोई कैमरास यूज़ नहीं हुए, बल्कि एक सिंपल आईफोन यूज़ किया गया है। और ये पूरी मूवी जो है पौंडीचेरी में शूट की गई थी और इसके जो क्रू मेंबर्स थे बस 15 थे। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि इस मूवी को बनाने में क्रू मेंबर्स भी बहुत कम है, ज़्यादा तामझाम है ही नहीं। जो भी है रॉ है और एक आर्ट फॉर्म में है, प्योर आर्ट है। सारे एक्टर्स जो है वो भी बहुत बहुत उम्दा एक्टर्स है, सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, खुद में ही सारे ब्रिलियंट है। राइटिंग्स भी अच्छी है, डायरेक्शन भी बहुत अच्छे है, कलर स्कीम्स अगर हम बात करें तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी। तो अगर हम इसके थीम के बारे में बात करें तो इसमें एक या दो ही थीम नहीं है, बल्कि बहुत सारे थीम्स हैं विच वी टेंड टू मिस, क्योंकि हमारा मेन फोकस ही हो जाता है हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स। बट अगर हम 1 मिनट के लिए हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स को साइड रखें तो हमें मिलेगा कि इसमें बहुत सारे दूसरे थीम्स भी हैं। थीम्स लाइक सोसाइटी, एक्सेप्टेंस, फाइंडिंग योर सेल्फ, फैमिली, और फिर डायस्पोरा है। और मेन थीम जो मैंने इसमें एक और नोटिस किया वो होगा ट्रेडिशन,
वर्सेस मॉडर्निटी। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो हमें नज़र में रखनी चाहिए। ऑल्सो द साइकोलॉजी ऑफ दीज पीपल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें इस बुक को सिंपली इस वे में नहीं देखना कि ओ ये तो एक हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रही है, ये उस उनके रिलेशनशिप को दिखा रही है और उनके फीलिंग्स को बता रही है। बट हमें साथ में ये समझना है कि ये फीलिंग्स उनमें क्यों है, कैसे है, और ये कोई नई बात नहीं है, और जो हेट्रोसेक्सुअल्स हैं उनसे ये काफ़ी अलग नहीं है। तो हम ये भी समझेंगे, इसे हम एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी देखेंगे, ताकि हम इस बुक को, इस नॉवल को और इसके मूवी के अडेप्टेशन जो है, जो इसका अडेप्टेशन है मूवी, उसको भी हम अच्छे से समझ पाएँ। अगर हम डिफरेंसेस के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स ये जो नॉवल है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक पार्ट है तनय का और दूसरा पार्ट है अनुजा का। तो अगर हम तनय के पार्ट के बारे में जो बात करें, तो तनय इसको एज़ अ पर्सन लिखता है। ये तुम करके रेफ़र करता है अपने राइटिंग्स में इसे, और ये राइटिंग्स में मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। तो ये पेपर पर मानो जैसे इसकी माशूका हो या फिर पेइंग गेस्ट हो, उस वे में बात करता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए, या फिर मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, क्या तुम मुझे याद करते हो। तो ये बेसिकली पेन से ही, इस बुक से, इस पेपर से ही बात करता है, तुम करके, तुम रेफर करके। अनुजा के पार्ट के बारे में बात करिए तो ये एक डायरी एंट्री के फॉर्मेट में मिलेगा। जैसे हम डायरीज लिखते हैं उसी फॉर्मेट में हमें ये मिलेगा। तो अगर हम मूवी की बात करें तो ये हमें सेम चीज़ मूवी में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शायद से डायरेक्शन में भी प्रॉब्लम आता अगर हम इसको उस वे में पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन मूवी में मुझे एक बात जो मैंने नोटिस की वो है कि अनुजा का पार्ट बहुत ज़्यादा कम है, और तनय और पेइंग गेस्ट का पार्ट ज़्यादा है। तो इस वे में लोगों को शायद ये लगता है कि ये मूवी एक होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को ज़्यादा दिखाती है, बट ऐसा नहीं है। अगर हम नॉवल पढ़े तो हमें जो, अगर हम मूवी की बात करें तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट में ही हो रही है। तो और कुछ पार्ट्स है जो तनय याद करता है आफ्टर पेइंग गेस्ट इलोप्स विद द सिस्टर। तो ये सारी चीज़ें वो नोटिस तो उसकी यादों में है। बट अगर हम बुक की बात करें तो ये सारी राइटिंग्स उसकी प्रेजेंट में ही चल रही है। और ये जो इसकी डायरी एंट्रीज़ है वो पास्ट है, हालांकि डायरी एंट्रीज़ है, बट वो भी प्रेजेंट में ही हमसे बात करेंगी। तो अगर हम नॉवल की बात करें इसमें तो हमें 2 पर्सपेक्टिव मिलेंगे। एक तो है तनय का और दूसरा है अनुजा का। इसमें हमें पेइंग गेस्ट का कोई पर्सपेक्टिव नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम मूवी की बात करें तो यहाँ पे मुझे 3 पर्सपेक्टिव दिखते हैं। एक अनुजा, तनय और पेइंग गेस्ट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने कही है, उसके एक्शंस हैं जो उसने दिखाए हैं। हाँ, और कुछ ऐसी बातें हैं जो इस बुक में भी लिखी है जिससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है और इसकी मेन साइकोलॉजी कैसी है, इसके दिमाग में चलता क्या है, जो कि बहुत एक्साइटिंग है। उसके बारे में मैं लास्ट में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि गुड पार्ट फॉर द लास्ट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मूवीज़ में हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई गई है साउंड और विजुअल्स के थ्रू। तो विजुअल्स में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कोबाल्ट ब्लू कलर की साइकिल, और ये हमें दिखाई जाती है इवन बिफोर वी आर इंट्रोड्यूस टू द पेइंग गेस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि वो एक ब्लू स्ट्रोक तनय के नेक पे जो छोड़ के जाता है, वो भी एक बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ है। या फिर अगर हम बात करें तो तनय की ब्लू नोटबुक, जो वो जिसमें वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करता है। और अगर हम नॉवल की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें बस इमेजिन करनी है, हम देख नहीं सकते, हमारी इमेजिनेशन के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें हमें इमेजिन कराई जाती हैं स्मेल्स के थ्रू। जैसे कि खाना बनाना, और इन्हें नॉस्टैल्जिया होता है अपने पास्ट का, या फिर एक फीलिंग मदरली लव आता है उन्हें जब वो कुक करते हैं, एक अपने पास्ट का रिमेम्बरेंस है। या फिर अगर हम बात करें उस जैस्मिन फ्लावर की, शफ़ा, उसकी स्मेल की, जो स्मेल आती है शफ़ा के फूलों से, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, एंड हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तनय, क्योंकि इसका एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। इवन इन मूवी वी सी की तनय स्मेल से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये स्मेल्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। और हम ये भी देखते हैं कि इसमें ही इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू द बॉडी ऑर्डर ऑफ द पेइंग गेस्ट ऑफ द लवर, और इवन द स्मेल ऑफ द हेयर। तो अगर हम साइंस के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो इट इज़ सेड कि लवर्स अपने पार्टनर्स के बॉडी ऑर्डर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं।
उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करते हैं, कम्फ़र्ट फ़ील होता है उन्हें, होमली फ़ील आता है उन्हें। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें मूवी में भी और इस नॉवल में भी देखने को मिली है। आगे बात करते हैं हम टाइटल की। तो दोनों बुक का और मूवी का टाइटल है कोबाल्ट ब्लू। तो ये सवाल हमारे दिमाग में ऑफ कोर्स आता ही है कि कोबाल्ट ब्लू क्यों? तो इसका आंसर भी हमें दोनों जगहों पे मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कोबाल्ट ब्लू में है, चाहे वो नोटबुक हो, साइकिल हो, स्ट्रोक हो, पेंट ब्रश हो, पेंट ब्रश में लगी हुई पेंट हो, या फिर कैन में रखी पेंट हो, इट्स ब्लू। और जो वॉल में भी वो पेंट करता है तो इट्स ब्लू। तो अगर हम ये पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्लू इज़ ऑल्सो द कलर ऑफ द स्काई, अगर आर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो। और हम बात करें तने और पेइंग गेस्ट की, तो हम देखते हैं कि दोनों आर्टिस्ट हैं। तने जो है वो लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, पोइट्री एंड राइटिंग्स में। और पेइंग गेस्ट जो है वो एक आर्टिस्ट है, पेंट करता है। तो अगर हम आर्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्लू कलर जो है वो एक बहुत ही पर्सनल कलर है। और इसके एक लोगों को एक अलग अलग ह्यूज़ पसंद आते हैं, अलग अलग शेड्स पसंद आते हैं ब्लू के। और वो कहीं ना कहीं उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये चीज़ भी इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, ये ब्लू कलर। और अगर हम लिटरेचर के हिसाब से बात करें तो ब्लू इज़ कंसिडर टू बी अ सैड कलर, जैसे कि तनय का नेचर भी है, वो सैड है। ऐसे वो खोया रहता है खुद में, डे ड्रीमिंग करता है बहुत ज़्यादा, खुद में ही खोया है, खुद को ढूंढ रहा है, बट उसे पता नहीं कि वो कौन है। तो ये कलर रिप्रेजेंट करता है तनय को भी। तो थीम की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी थीम्स हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थीम तो हो जाएगी हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स की। तो होमोसेक्सुअल में ऑफ कोर्स आ जाएंगे तनय और पेइंग गेस्ट, और हेट्रोसेक्सुअल में अनुजा और पेइंग गेस्ट, एंड ऑल्सो द पेरेंट्स, इनके अनुजा और तनय के पेरेंट्स आ जाएंगे। आगे हम बात करें तो ये टैबूड कॉन्सेप्ट्स की बात करती है, जो कि ये कॉन्सेप्ट्स है, टैबूड है। और हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, ये तो एक कंपैरिजन हो गया। और अदर टैबूड पार्ट्स जो कि हम देखेंगे इंडिविजुअली, तनय को कहा जाता है कि वॉक इन अ सर्टेन वे, तुम ऐसे लड़कियों जैसे क्यों चल रहे हो, या फिर वॉक वॉक लाइक अ मैन। या फिर अनुजा को ये बोला जाता है कि वॉक लाइक अ गर्ल, डोंट कट योर हेयर शॉर्ट, रिमूव योर बॉडी हेयर एंड लुक प्रिटी, अप्लाई मेकअप। ये सारी चीज़ें जो है ये अनुजा को कही जाती है। टैबूड पार्ट के बारे में बात करें तो नन का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें अलाउड नहीं है किस प्यार में होना या किसी लड़के को प्यार करना। अगर हम देखें तो उनके कबर्ड में एक मूवी एक्टर की फ़ोटो होती है, तो वो एक्टर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करती है, मे बी फिजिकली, मे बी इमोशनली। तो वो सारी चीज़ें भी, क्योंकि एक नेचुरल इमोशन है ये, किसी से अट्रैक्टेड फील करना, किसी से अटैचमेंट होना, और ये नेचुरल सी, इवन सेक्सुअलिटी, इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल थिंग। लेकिन हम इन चीज़ों को दबा रहे हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और टैबू कर रहे हैं इन चीज़ों, रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं। तो ये लोग जो ये रिस्ट्रिक्शंस तोड़ रहे हैं, इसको भी दिखाया गया है। तो ये टैबू पार्ट में ये सारी बातें आ जाएंगी। करें डायस्पोरा की, तो अगेन देयर इज दिस रिमेम्बरेंस व्हेन दे आर कुकिंग फूड, फूड के द्वारा दिखाई गई है डायस्पोरा। तो ये जब कुक करते हैं और इन्हें नोस्टैल्जिया होता है इन द ऑफ द टाइम्स व्हेन दे वर इन महाराष्ट्र, और ये अपने नेटिव जगह की जब यादें इन्हें स्मेल आती है उस फूड की, तो ये याद करते हैं। इवन व्हेन वी टॉक अबाउट द पेइंग गेस्ट, तो पेइंग गेस्ट जब पास्ता बनाता है तो इटली से उसका कनेक्शन से, क्योंकि उसकी मदर एक इटालियन है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी उसे याद आती है। तो यहाँ पे आ जाता है डायस्पोरा। अनुजा एंड तनया मॉडर्न पीपल, तो ये मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वेर एज ट्रेडिशनल व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं इनके फादर। और जो इनके बड़े भाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेरी एक्सेप्टेड, सोसाइटी में जो एक्सेप्टेड पर्सन है, उनका कैरेक्टर बिल्कुल वैसा है। तो ही इज़ सक्सेसफुल इन हिज करियर, ही इज़ वेरी होमली पर्सन, और अपने पेरेंट्स के ही पसंद की गई लड़की से शादी करने जा रहे हैं। ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल किड, काम करते हैं और बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है इन्हें, अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं। एंड ऑन द अदर साइड ये दो बच्चे हैं, दे आर टोटल रेबल। तो अगेन ये हो जाता है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो फर्स्ट ऑफ आई स्टार्ट विद द फादर। फादर कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेंगे ट्रेडिशन को। वो एक ऐसे इंसान है जो कि ट्रेडिशंस को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो बस एक पाथ दिया गया है उन्हें, और वो बस उसे फॉलो करते जाएंगे ब्लाइंडली।
उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, वो बस चाहते हैं कि वो जो चाहे वही हो उस घर में, क्योंकि ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। और अगर हम देखें तो ऑब्वियसली इनके भी सेक्सुअल डिज़ायर्स है, बट ये इन्हें सप्रेस करके रखते हैं और अपनी वाइफ पे एक अथॉरिटी रखते हैं कि व्हेन ही नीड्स इट, इवन हम मूवी में देखते हैं व्हेन ही कॉल्स हिज वाइफ कि यू नीड टू शिफ्ट हियर, और वो कहती है कि इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू डू इट राइट नाउ, तो वो कहती है कि मुझे अपनी भूख मिटानी है और ये भूख मेरे खाने की नहीं है। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं सेक्सुअल प्लेजर की। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है कि कैसे इनके फादर जो है वो भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। ही थिंक्स दैट ही हैज़ द अथॉरिटी वेयर ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो इनका कैरेक्टर कुछ ऐसा है। अगर हम इनके मदर की बात करें, वाइफ की बात करें, जो कि अनुजा की मॉम है, अगर हम उनकी बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल वुमेन है। उनके अगर हम अटायर की भी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनली पहनती हैं वो सारी कपड़े, और बहुत सारी ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं वो। पूजा बहुत ज़्यादा करती हैं, फेथ बहुत ज़्यादा है उनका गॉड में। ये सारी चीज़ें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन है, और उनका ज़्यादातर टाइम अगर हम कहें तो किचन में ही गुजरता है, घर के कामों में ही गुजरता है। उनकी ज़्यादा कुछ अपनी ऐसी अपने आइडियाज़ नहीं है, अपने थॉट्स नहीं है, और ना ही अपनी एक वॉइस है। वो बहुत ही एक सप्रेस्ड कैरेक्टर है, जो कि उनकी अपनी लाइफ है भी नहीं। वो बस दूसरों को खुश करने में लगी रहती है, दूसरों के लिए ही कुक करती है, दूसरों के कंफर्ट की ज़्यादा केयर करती है। जो अनुजा का कैरेक्टर है वो एक टोटल रेबल है। वो नहीं चाहती है ट्रेडिशनल नॉर्म्स को फॉलो करना। वो एक कैरेक्टर है जो कि एक रेबल कैरेक्टर है, तो वो चाहती है कि उसके छोटे बाल हो, वो बाहर जाए, दुनिया देखे, अपने अपनी एक आइडेंटिटी बनाए, बस किसी की एक वाइफ़ बन के ना रह जाए। और वाइफ़ बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो ये चाहती है कि मेरी एक खुद की भी आइडेंटिटी हो। मैं कल को बस इसलिए ना जानी जाऊँ क्योंकि मैं किसी की वाइफ़ हूँ, बट इसलिए भी जानी जाऊँ कि मेरी एक अपनी भी आइडेंटिटी है और मैं उस आइडेंटिटी के थ्रू जानी जाऊँ। तो उनका कहीं न कहीं इस तरह का नेचर है, इस तरह का थॉट है। शी इज़ अ फेमिनिस्ट, शी वांट्स टू फाइंड अ आइडेंटिटी, बट ऐसा नहीं है कि शी इज़ अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स व्हिच आर नॉर्मल अगेन। ऐसा नहीं है कि वो अपने फेमिनिटी से दूर है, वो अभी एक्सप्लोर कर रही हैं। तो तनय का कैरेक्टर हम देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा बबल वर्ल्ड में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं, बहुत एक चीज़ को एक्सैजरेट करते हैं, अपने ही वर्ल्ड में रहते हैं। इनके इंटरेस्ट अलग है, ये पोएट्रीज़, नॉवेल्स, राइटिंग्स, म्यूज़िक, इन इन चीज़ों में ही इनकी लाइफ बस रिवॉल्व करती है। इनको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट इनका एक पेट भी है जिसका नाम इन्होंने पाब्लो रखा है, और पाब्लो इन द सेंस इट रिफर्स टू पाब्लो नेरुदा, जो कि इनके फेवरेट रहे हैं। लेटर वी कम टू नो कि वो पेट तो था भी नहीं, वो एक इमेजिनरी इनका पेट था, क्योंकि इनके पास कोई था नहीं जिसके साथ ये अपनी दिल की बातें शेयर कर पाएँ, जिनसे ये बातें कर पाएँ। तो वो घंटों उस पॉन्ड के पास बैठ के अपने इमेजिनरी फ्रेंड, अपने इमेजिनरी पेट पाब्लो से बात करते रहते थे। है नन का, जो कि अगेन उनमें भी कहीं न कहीं रेबेलियंस तो है, क्योंकि शायद कहीं न कहीं वो चाहती नहीं थी नन बनना, या फिर वो बन के रिग्रेट करती है। उनके भी कहीं न कहीं डिज़ायर्स है, फिज़िकल, इमोशनल, और ये प्यार वाले इमोशंस भी है इनमें कहीं न कहीं। बट शी हैज़ दिस थिंग, अ रिबेल इन हर, शी वांट्स टू ब्रेक थ्रू। बट सिंस शी कैन नॉट ब्रेक थ्रू इट, शी हेल्प्स अनुजा, क्योंकि वो चाहती है कि वो खुद तो ये काम नहीं कर पाई, बट अनुजा, जिसमें एटलीस्ट इतनी हिम्मत है कि वो आगे बढ़ के अपने लिए कुछ कर पाए, तो ये उसे सपोर्ट करे, उसके लिए कुछ करे। तो ये उनकी हेल्प आगे जाके करती भी है। अगला कैरेक्टर माय फेवरेट, अगर हम बात करें तो पेइंग गेस्ट। ओके, फेवरेट इन द सेंस कि ये कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स टू बी समवन हु इज़ वेरी मिस्टीरियस, नो नेम, नो नथिंग, नो हाउस, नो आइडेंटिटी, एंड यू नो यू हैव आइडेंटिटी टू बिल्ड, यू हैव आइडेंटिटी टू ब्रेक डाउन। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग कैरेक्टर लगता है ये। बट ऑफ कोर्स अगर रियल लाइफ में ये आ जाए, प्रैक्टिकल में आ जाए, तो ऐसे कैरेक्टर्स आपकी लाइफ बर्बाद करेंगे, जैसे यहाँ पे अनुजा और तनय के साथ हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर जिसने सबकी लाइफ उलट पुलट करके रख दी। तो या आगे हम बात करेंगे इन तीन मेन कैरेक्टर्स की, अनुजा, तनय और पेइंग गेस्ट की साइकोलॉजिकल पार्ट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हम अनुजा की साइकोलॉजिकल पार्ट की। तो अगर हम देखें तो शी इज़ अ रेबल, बट हमें ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इज शी अ रेबल, क्योंकि बचपन से इन्हें इनके फादर ने, इनके मदर ने इन्हें सप्रेस करके रखा है, चीज़ें करने नहीं दी इन द नेम ऑफ टैबू। बहुत सारी चीज़ें ये करना चाहती थी, बट इन्हें नहीं करने दी जा रही। ये इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, ये चाहती है कि मेरी खुद की पहचान हो, तो ये खुद को चेंज करती है लुक वाइज।
इनसाइड ऑफ हर शी हैज़ वेरी फेमिनिन ट्रेट्स, लेकिन ये खुद को बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन दिखाती है, क्योंकि ये एक शेल है जिससे ये खुद को प्रोटेक्ट कर रही है। क्योंकि ये देखती है कि मुझे ये सारी फ्रीडम नहीं मिल रही क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, बट यही सारी फ्रीडम मुझे मेरे भाई को मिल रही है। तो ये खुद के फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू खुद को चेंज कर रही है कि मैं अगर अपने भाई जैसी दिखूं, बाल छोटे कर लूं, या फिर साड़ी ना पहनूं, सूट ना पहनूं और ट्रैक पैंट्स पहनूं, शॉर्ट्स पहनूं, तो शायद मैं अपने भाई जैसी दिखूंगी और उनके जैसे एक्ट करूंगी, रफ रहूंगी। तो शायद आई विल बी एक्सेप्टेड, आई विल बी गिवन द चांस टू बी इंडिपेंडेंट। इसी वजह से ये बाल भी लंबे नहीं करना चाहती, ये अपने बॉडी हेयर रिमूव नहीं करना चाहती। ये चाहती हैं कि ये जैसी है वैसे ही कोई इन्हें अप्रिशिएट करे, जैसी है वैसे ही इन्हें प्यार करे, और प्यार करे इनके स्किल्स के लिए, क्योंकि ये टैलेंटेड है, इंडिपेंडेंट है, इनमें स्किल्स है, इसके लिए इन्हें प्यार करे, ना कि इनके फिजिकल अपीयरेंस के लिए। तो इनका रिबल नेचर यहाँ से आता है, और इनकी साइकोलॉजी यही है कि इन्हें इतना सप्रेस करके रखा गया है कि ये सप्रेस रहना नहीं चाहती, ये अपनी मॉम की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती। शी वॉन्ट्स टू ब्रेक थ्रू इट ऑल एंड हैव हर ओन आइडेंटिटी। इसीलिए हम शिफ्ट देखते हैं इनके नेचर में, जब व्हेन शी इज़ इन लव विद द पेइंग गेस्ट, तो जब इन्हें फील होता है कि ओ समवन इज़ नॉट अगेंस्ट मी, कोई मुझे स्टॉप नहीं कर रहा फ्रॉम बीइंग माई सेल्फ, तो शी स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ। ये अपने भाई से इनफैक्ट लेके परफ्यूम लगाना स्टार्ट करती है, क्रीम लगाना स्टार्ट करती है, मॉइस्चराइज करना स्टार्ट करती है, और खुद का केयर करना स्टार्ट कर देती है, एंड शी स्टार्ट्स लविंग हर सेल्फ। In fact, when she runs away to Pondicherry and again when she comes back, she is a changed person. ये इन्होंने खुद को accept कर लिया है, now she has no problem in accepting all the feminine traits. बट ये अब बैलेंस रखती है, ये खुद को समझ गई है, ये बैलेंस रखती है फेमिनिन और मैस्कुलिन ट्रेट्स में, ये दोनों बैलेंस करना समझ गई है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर हर इन द एंड। तो बट इनकी साइकोलॉजी यही रही है कि सिंस शी वॉज सो मच सप्रेस्ड, शी वॉन्ट्स टू ब्रेक थ्रू इट ऑल। इसीलिए इनका कैरेक्टर ऐसा है। बात करें तनय की, तो तनय एक होमोसेक्सुअल है, बट ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? तो अगर हम इनकी साइकोलॉजी की बात करें, तो बचपन से ही इन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी हैं ये चीज़ें, जैसे कि खाना बनाना, खुद की केयर करना। तो इनमें फेमिनिन ट्रेट्स थोड़े ज़्यादा थे बचपन से ही। फेल्ट वेरी मच सेफ विद हिज सिस्टर, क्योंकि वो इसे जज नहीं करती थी इन चीज़ों के लिए। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे तो इनमें बचपन से ही थी, शुरू से ही थी ये चीज़ें। एंड व्हेन ही स्टार्ट्स फाइंडिंग लव इन इन पेइंग गेस्ट की भी पर्सनैलिटी और निखर के आती है, जैसे कि ही स्टार्ट्स टेकिंग केयर, इनमें फेमिनिन नेचर और ज़्यादा निखर के आता है। ये खुद की केयर करते हैं, पेइंग गेस्ट की भी और केयर करते हैं। इनमें ये ट्रेट्स हैं, ये काफ़ी बार पूछते हैं पेइंग गेस्ट से कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। ये काफ़ी ज़्यादा उनके लाइफ में होना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनकी लाइफ में, ये चाहते हैं कि वो पेइंग गेस्ट भी इन्हें इन्वॉल्व करे अपनी लाइफ में। सो ही हैज़ सो मेनी फेमिनिन ट्रेट्स। तो बहुत ही काम है, कंपोज्ड है, और बहुत केयर करते हैं अपने लवर की। तो ये सारी चीज़ें हैं, और छोटी-छोटी बातें इन्हें हर्ट कर देती हैं। पेइंग गेस्ट की छोटी बातें, जैसे कि ये उससे अक्सर पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किससे मिले? तो जब पेइंग गेस्ट इन्हें रिप्लाई नहीं करता, तो इन्हें ये सारी चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं। इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करते हैं इन चीज़ों को, अपनी इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं अपने पेइंग गेस्ट को, उनकी ब्यूटी को। स्मेल से उसको रिलेट करते हैं, स्मेल्स से रिलेट करते हैं, पेइंग गेस्ट के होने को फ़ील करते हैं। अगर वो ना भी हो तो उससे फ़ील करते हैं कि वो मेरे पास है। ये सारी फेमिनिन ट्रेट्स है जो कि इनमें ज़्यादा है। और ये भी हम नोटिस करते हैं कि इनका सेक्सुअल एनकाउंटर सबसे पहले पेइंग गेस्ट के साथ ही होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ बीइंग एक्सेप्टेड इमोशनली, ऑल्सो फिजिकली, सेक्सुअली। तो इनको बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन हो जाता है, और लास्ट में इनको इस कनेक्शन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ही हैज़ नेवर फेल्ट लव दिस वे। ये एक अलग तरह का प्यार है जो इन्हें आसपास दिखा ही नहीं, किसी के थ्रू मिला ही नहीं। तो इनके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। तो इन चीज़ों में ये एक्चुअली और ज़्यादा बाउंडेड हो जाते हैं और निकल नहीं पाते इन चीज़ों से। और जब पेइंग गेस्ट छोड़ के जाता है, तो इनका दिल तो ऑफ कोर्स टूट ही जाता है व्हेन ही कम्स टू नो कि एक्चुअली उसने चीट भी किया, तो इनकी खुद की बहन के साथ ही चीट किया, उसके साथ ही भाग गए। इनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। बस एंड ऑफ द मूवी हम देखते हैं कि बिफोर द पेइंग गेस्ट इलोप्स विद द सिस्टर, एक कुबाज ब्लू कलर का स्ट्रोक, पेंट का स्ट्रोक यहाँ पे नेक पे छोड़ के जाता है तनय के, एंड दैट रिप्रेजेंट्स हिज रिमेम्बरेंस
द टाइम दे स्पेंड टुगेदर, हिज मेमोरीज, और वो हम नोटिस करेंगे कि एंड तक रहती है ये चीज़। और तनय के साथ ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है क्योंकि उन्हें बचपन से किसी ने समझा ही नहीं, किसी ने ये समझा ही नहीं कि इट्स ओके टू फील दिस वे, इट्स ओके टू हैव फेमिनिन ट्रेट्स इवन इफ यू आर अ मैन, एंड इट्स ओके टू लव अ मैन। ये उन्हें किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं, और इन्होंने आसपास में अपने देखा ही नहीं। तो इसी वजह से ये खुद में ही एक बंदे थे, बट एंड में एटलीस्ट ही फाइंड्स हिमसेल्फ, ही फाइंड्स हिज आइडेंटिटी, एंड ही एक्सेप्ट्स हिमसेल्फ कि मैं ऐसा ही हूँ, एंड एंड में ही ब्रेक्स थ्रू ऑल ऑफ इट एंड बिकम्स अ राइटर। तो इट्स अ विन विन अगेन। हालांकि इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज है और इनको खुद को संभालने में बहुत टाइम लगने वाला है, बट या इट्स अ विन विन। में हम समझेंगे पेइंग गेस्ट की साइकोलॉजी, और मैं अब इनके बारे में क्या ही बोलूँ। अ कैरेक्टर हु इज सो फैसिनेटिंग, जिनका एज एन आर्टिस्ट तो यहाँ है दर्जा मेरे लिए भी, बट एज अ पर्सन ही इज़ अ रेड फ्लैग, अ वॉकिंग रेड फ्लैग। इन्होंने बहुत लाइफ्स डिस्ट्रॉय कर दी, बट अगर हम इनकी साइकोलॉजी समझे तो इनकी भी गलती नहीं है, इनके अपब्रिंगिंग की, इनके नेचर की, इनके आसपास के एनवायरनमेंट को भी हम ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये चाह के ऐसे इंसान नहीं बने, बट इनके जो आसपास की चीज़ें थी, इन चीज़ों ने बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट किए हैं इन्हें। और वो कहते हैं ना कि नेचर और नर्चर का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है हर किसी की लाइफ में। तो अगेन अगर हम इनको देखें एज एन आर्टिस्ट तो ही इज़ वेरी 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 ब्रिलियंट, क्योंकि इनका दिमाग बिल्कुल आर्टिस्ट के जैसा ही है। अकेले रहना चाहते हैं, ही हैज़ अ फ्री विल, ही वांट्स टू बी फ्री, ही वांट्स टू हैव नो रेस्ट्रिक्शंस, नो बाउंड्रीज, नो इमोशनल अटैचमेंट्स, एंड ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ अलोन, ही डजंट वांट टू बी नोन टू। ये चाहते हैं कि लोग इन्हें जाने तो इनको इनके काम से जाने, इनके काम को अप्रिशिएट करें, ये ऐसे कैरेक्टर है, तो ही इज़ अ ट्रू आर्टिस्ट इन दैट सेंस। बट एज अ पर्सन नो, ही इज़ नॉट वेरी गुड। कि नॉवल में भी लिखा है इनके बारे में कि दिस मैन हैज़ नो नेम, नो लास्ट नेम, नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, नो पास्ट एंड नो फ्यूचर। तो ही हैज़ नथिंग ऑफ हिज ओन। अगर हम देखें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, ये किसी से अटैच्ड होना ही नहीं चाहते, ये किसी से एक कनेक्शन रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये चीज़ें इन्हें एक बोझ लगती है। ये इन चीज़ों में बंध के नहीं रहना चाहते। ही वॉन्ट्स टू हैव अ फ्री विल। ये चाहते हैं कि ये कभी भी किसी की लाइफ में है, कभी भी उन्हें छोड़ के चले जाएं। बट अगर हम दूसरे पर्सन की पर्सपेक्टिव से देखें तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है, क्योंकि ये तो अपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, फिजिकली कनेक्ट नहीं होते, इमोशनली फिजिकली मेंटली कनेक्ट नहीं हो पाते किसी से, बट जो दूसरे पर्सन है वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं इन द एंड। तो अगर हम इनकी साइकोलॉजी को समझे तो फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस इज कि इनके पेरेंट्स जो थे वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए थे, और तब इनकी एज काफ़ी छोटी थी। जो मदर थी वो एक इटालियन थी, तो यहीं से ये पास्ता बनाना सीखते हैं। वो एसेंस एक मदर से जो एक कनेक्शन है ये यहाँ से आता है कि ये बहुत ही अच्छा पास्ता बनाते थे, और इनको पास्ता बनाना बहुत पसंद था, एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस ये बनाते रहते थे। फादर से शायद उतना ज़्यादा इनका कनेक्शन था नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें उनके बारे में लिखी नहीं गई है। बट या ही वर्कड इन बट यस ही वर्कड एज एन कंसल्टेंट इन एन इंडियन एम्बेसी। हम ये नोटिस करते हैं कि इनके पास काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स थे, या फिर ये जो आर्ट बनाते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे पोर्ट्रेट्स होते थे, लोगों की पेंटिंग्स होती थी। और तनय अक्सर इनसे पूछा करते थे कि ये पेंटिंग्स किसकी है, लेकिन ये कभी बताते नहीं थे। तो ये बेसिकली वही लोग थे जिनके कारण, जिनसे ये मिले थे अपनी लाइफ में, जिनके साथ इनके सेक्सुअल या फिजिकल या इमोशनल इनकाउंटर्स हुए थे। तो ये इन चीज़ों को अपने आर्ट में ही दबा देते थे, उनके साथ कभी कनेक्ट, वो बॉन्ड कंटिन्यू करना नहीं चाहते थे, बट अपने आर्ट में ही दबा के, आर्ट में ही उनको कन्वर्ट करके छोड़ के चले जाने की आदत थी। बट हम नोटिस करेंगे कि ये बस कनेक्टेड थे तो एक इंसान से, जो कि है इनके पेरेंट्स। छोड़ के जाने से पहले भी बस एक ही चीज़ अपने साथ लेके जाते हैं, जो कि इनके पेरेंट्स की फ़ोटो होती है, क्योंकि तने उस फ़ोटो को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर वो फ़ोटो से मिलता नहीं। जाहिर होती है कि वो सारी चीज़ें तो अपने पीछे छोड़ गया, पर अपने पेरेंट्स की फ़ोटो अपने साथ लेके गया था, बिकॉज दे वर द ओनली वंस जो कि ये कनेक्टेड, जो कि जिसके साथ ही वॉज कनेक्टेड, क्योंकि चाइल्डहुड के इमोशंस, चाइल्डहुड के ट्रॉमा, सारी चीज़ें उनसे बनी थी। और इस डेथ के बाद इन्होंने अपने आसपास इतना स्ट्रॉन्ग शेल बना लिया कि ये कभी किसी और के साथ ओपन अप हो ही नहीं पाए, क्योंकि अगर इन्होंने कोशिश भी की होगी तो मुझे लगता है कि वो पॉसिबल नहीं हुई होगी। क्योंकि हम ये नोटिस करते हैं कि आफ्टर द पेरेंट्स डाइड ही स्टार्टेड स्टेइंग विथ द मदर सिस्टर। लेकिन वो क्या करती थी कि वो इनके साथ इस वजह से थी ताकि वो इनके प्रॉपर्टी ले पाए, और जो उनके हस्बैंड थे वो इन्हें सेक्सुअली अब्यूज़ करते थे, तो बचपन से ही वाज बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड।
तो यहाँ पे अगेन होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप हमें अगेन मिलता है। तो कहीं न कहीं हमें ये पता नहीं कि ये जो पेइंग गेस्ट है, वो एक्चुअली हेटेरोसेक्सुअल है या होमोसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है। वी हैव नो क्लू। बट हाँ, ये चीज़ है कि कहीं न कहीं ये ट्रॉमा भी हो सकता है जो ये कंटिन्यू कर रहे हैं ये रिलेशनशिप्स रख के किसी और के साथ, हेटेरोसेक्सुअल रख के ट्रॉमा भी अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, ये भी हो सकता है एक पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें, ये इनमें ट्रॉमा जो है ये बहुत ज़्यादा बिल्डअप है और इसी इसी चीज़ ने इनके इर्द-गिर्द इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शेल बना दिया है कि ये किसी को अपने स्पेस में एंटर होने ही नहीं देते। इमोशंस की बात तो आती ही नहीं क्योंकि इनमें मुझे दिखता नहीं इमोशंस कहीं भी। ही इज़ वेरी इमोशनलेस। ये खुद को किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहते, किसी चीज़ के लिए अ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। इसी वजह से ये कभी तनय को बताते ही नहीं कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। और तनय के बार-बार पूछने पे इरिटेट भी हो जाते हैं कि मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? व्हाई शुड आई टेल यू? क्योंकि ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं दैट आई डोंट वांट टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। मैं कुछ भी करूँ, लाइक मैं इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहता, ना ही देना चाहता हूँ इस रिलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए ये ही हैज़ दिस कैरेक्टर ऑफ रनिंग अवे। ही हैज़ दिस कैरेक्टर ऑफ रनिंग अवे। इसलिए हम देखते हैं कि जब ये कैरेक्टर आता है तो ही हैज़ नो नेम, ही हैज़ नथिंग, एंड व्हेन ही गोज़ ही अगेन गोज़ विथ नथिंग। क्योंकि इनको इनका खुद का कैरेक्टर है ही नहीं। ये अपनी आइडेंटिटी बनाते ही नहीं। ये खुद में ही इतने ज़्यादा बंधे हैं कि ये एक आइडेंटिटी बनाना ही नहीं चाहते। तो कहीं न कहीं तो आई हैव अ लॉट ऑफ सिम्पैथी फॉर द पेइंग गेस्ट, क्योंकि उसकी लाइफ़ बहुत पैथेटिक रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो हमें ऊपर-ऊपर से ये फ़ील होगा कि ओह! ही इज़ सो फ्री, ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ फ्री, ही हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही डज़न्ट वांट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही हैज़ अ फ्री विल, ही रन्स अवे। जब कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, जब कुछ भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, तो ही जस्ट रन्स अवे, लीव्स एवरीथिंग बिहाइंड, एंड ही क्रिएट्स हिज ओन आइडेंटिटी। बट अगर हम देखें तो अगेन ही इज़ फाइटिंग फॉर हिज ओन आइडेंटिटी। और यहाँ पे अगर लॉस होता है तो वो होता है अगेन पेइंग गेस्ट का, क्योंकि सबकी आइडेंटिटी बन गई। तने और अनुजा जो कि है उनकी आइडेंटिटी बन गई खुद में, बट पेइंग गेस्ट की आइडेंटिटी अगेन इज लॉस्ट। ही लॉस्ट हिमसेल्फ अगेन एंड ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू बिल्ड हिज ओन आइडेंटिटी। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी है इस पेइंग गेस्ट कैरेक्टर से। काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है इसके लिए। ऑब्वियसली ट्रॉमा है, लाइफ एक्सपीरियंसेस है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, मेंटली इमोशनली कोई कभी रहा नहीं सपोर्ट करने के लिए, तो ही जस्ट स्पेंड हिज लाइफ कभी इसके साथ कभी उसके साथ, कभी इमोशनल लिंकअप्स हो ही नहीं पाए। तो ही एंडेड अप बीइंग अ पर्सन हु इज़ जस्ट एन एम्प्टी शेल। ही एंडेड अप बिकमिंग अ पर्सन हु हैज़ नो फीलिंग्स, नो इमोशंस एंड डजंट केयर अबाउट एनीवन एल्स बट हिम। He has his free will. He does whatever he wants to. He damages other people. He only cares about himself. He is a selfish character. But अगर हम deeply देखें तो he is the loneliest one. He is an empty shell. He is so lost and has so much grief in his heart, जो कि शेयर भी नहीं कर सकता किसी के साथ, बस आर्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट करता है। किसी से बात भी नहीं कर सकता एंड किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ट्रस्ट इश्यूज तो है ही डेफिनेटली। तो यस, Ski life is more pathetic than anyone else in the whole novel, in the whole movie. तो yes, that's my take on this. वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, I know. I had a lot to say about this novel क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा ये देख के कि इतने अच्छे आर्ट पीस को लोग देख नहीं पा रहे। I hope I find my people through this video and people like me find me through this video. एंड प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट आई नो कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं, या फिर नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हो, या फिर मैं किस टाइप का कंटेंट लाऊँ, या फिर क्या चेंजेस लाऊँ अपने कंटेंट में। और आई होप टू सी यू गाइस सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग, कीप सपोर्टिंग एंड come back for more. Hope to see you soon guys. Bye bye.